लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रेमशंकर यहां 2 सप्ताह ऐसे रहे जैसे कोई जल्द छूटने वाला कैदी। जरा भी जी न लगता था। श्रद्धा की धार्मिकता से उन्हें जो आघात पहुंचा था उसकी पीड़ा एक क्षण के लिए भी शांत न होती थी। बार बार इरादा करते कि फिर अमेरिका चला जाऊं और फिर जीवन पर्यंत आने का नाम न लूं, किंतु ये आशा कि कदाचित देश और समाज की अवस्था का ज्ञान श्रद्धा में सत्विचार उत्पन्न कर दे, उनका दामन पकड़ लेती थी। दिन भर दीवान खाने में पड़े रहते, न किसी से मिलना न जुलना। कृषि सुधार के इरादे स्थगित हो गए। उस पर विपत्ति ये थी कि ज्ञानशंकर बिरादरी वालों के षड्यंत्रों के समाचार ला लाकर उन्हें और भी उद्विग्न करते रहते थे। एक दिन खबर लाए कि लोगों ने एक महती सभा करके आपको समाजच्युत करने का प्रस्ताव पास कर दिया। दूसरे दिन ब्राह्मणों की एक सभा की खबर लाए जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि कोई प्रेमशंकर के घर पूजा पाठ करने न जाए। इसके एक दिन पीछे श्रद्धा के पुरोहित जी ने आना छोड़ दिया। ज्ञानशंकर बातों बातों में ये भी जता दिया करते थे कि आपके कारण मैं भी बदनाम हो रहा हूं और शंका है कि लोग मुझे भी त्याग दें। भाई के साथ तो ये व्यवहार था और बिरादरी के नेताओं के पास जाकर प्रेमशंकर पर झूठे आक्षेप करते। वो देवताओं को गालियां देते हैं, कहते हैं मांस सब एक है चाहे किसी का हो, खाना खाकर कभी हाथ मुंह तक नहीं धोते, कहते हैं चमार भी कर्मानुसार ब्राह्मण हो सकता है। ये बातें सुन सुनकर बिरादरी वालों की द्वेषाग्नि और भी भड़कती थी। यहां तक कि कई मनचले नवयुवक तो इस पर उद्यत होते थे कि प्रेमशंकर को कहीं अकेले पा जाएं तो उनकी अच्छी तरह खबर लें। तिलक एक स्थानीय समाचार पत्र था, उसमें इस विषय पर खूब जहर उगला जाता था। ज्ञानशंकर नित्य वो पत्र लाकर अपने भाई को सुनाते और ये सब केवल इसलिए कि वो निराश और भयभीत होकर यहां से भाग खड़े हों और मुझे जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। प्रेमशंकर साहस और जीवट के आदमी थे। इन धमकियों की उन्हें परवाह न थी, लेकिन उन्हें मंजूर न था कि मेरे कारण ज्ञानशंकर पर कोई आँच आए। श्रद्धा की ओर से भी उनका चित्त फटता जाता था। इस चिंतामय अवस्था का अंत करने के लिए वो कहीं जाकर शांति के साथ रहना और अपने जीवनोद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, पर जाएं कहाँ। ज्ञानशंकर से एक बार लखनपुर में रहने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने इतनी आपत्तियां खड़ी की, कष्टों और असुविधाओं का एक ऐसा चित्र खींचा कि प्रेमशंकर उनकी नीयत को ताड़ गए। वो शहर के निकट ही थोड़ी सी ऐसी जमीन चाहते थे जहां एक कृषिशाला खोल सके। इसी धुन में नित्य इधर उधर चक्कर लगाया करते थे। स्वभाव में संकोच इतना कि किसी से अपने इरादे जाहिर नहीं करते। हाँ, लाला प्रभाशंकर का पितृवत प्रेम और स्नेह उन्हें अपने मन का विचार प्रकट करने पर बाध्य कर देता था। लालाजी को जब अवकाश मिलता वो प्रेमशंकर के पास आ बैठते और अमेरिका का वृत्तांत बड़े शौक से सुनते। प्रेमशंकर दिनों दिन उनकी सज्जनता पर मुग्ध होते जाते थे। ज्ञानशंकर तो सदैव उनका छिद्रान्वेषण किया करते, पर उन्होंने कभी भूल कर भी ज्ञानशंकर के खिलाफ जबान नहीं खोली। वो प्रेमशंकर के विचारों से सहमत न होते थे, यही सलाह दिया करते कि कहीं सरकारी नौकरी कर लो। एक दिन प्रेमशंकर को उदास और चिंतित देखकर लालाजी बोले, क्या यहां जी नहीं लगता? प्रेम, मेरा विचार है कि कहीं अलग मकान लेकर रहूं। यहां मेरे रहने से सबको कष्ट होता है। प्रभा, तो मेरे घर उठ चलो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। मैं भी कोई बेगाना नहीं हूं। वहां कोई कष्ट ना होगा। हम लोग इसे अपना धन्य भाग समझेंगे। कहीं नौकरी के लिए लिखा? प्रेम, मेरा इरादा कहीं नौकरी करने का नहीं है। प्रभा, आखिर तुम्हें नौकरी से क्यों इतनी नफरत है? नौकरी कोई बुरी चीज है? प्रेम, जी नहीं, मैं उसे बुरा नहीं कहता, पर मेरा मन उससे भागता है। प्रभा, तो मन को समझाना चाहिए ना। आज सरकारी नौकरी का जो मान सम्मान है वो और किसका है? और आमदनी अच्छी, काम कम, छुट्टी ज्यादा, व्यापार में नित्य हानि का भय, जमींदारी में नित्य अधिकारियों की खुशामद और असामियों के बिगड़ने का खटका। नौकरी इन सब पेशों से उत्तम है। खेतीबाड़ी का शौक उस हालत में भी पूरा हो सकता है। ये तो रईसों के मनोरंजन की सामग्री है। अन्य देशों के हालात तो नहीं जानता, पर यहां किसी रईस के लिए खेती करना अपमान की बात है। मुझे भूखों मरना कबूल है,
पर दुकानदारी या खेती करना कबूल नहीं। प्रेम, आपका कथन सत्य है, पर मैं अपने मन से मजबूर हूं। मुझे थोड़ी सी जमीन की तलाश है, पर इधर कहीं नजर नहीं आती। प्रभा, अगर इसी पर मन लगा है तो करके देख लो। क्या करूं, मेरे पास शहर के निकट जमीन नहीं है, नहीं तो तुम्हें हैरान न होना पड़ता। मेरे गांव में करना चाहो तो जितनी जमीन चाहो मिल सकती है, मगर दूर है। इसी हैस बैस में चैत का महीना भी गुजर गया। प्रेमशंकर ने कृषि प्रयोगशाला की आवश्यकता की ओर रईसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों में कई विद्वतापूर्ण लेख छपवाए। इन लेखों का बड़ा आदर हुआ। उन्हें पत्रों ने उद्धत किया, उन पर टीकाएं की और अन्य कई भाषाओं में उनके अनुवाद भी हुए। इसका फल ये हुआ कि ताल्लुकेदार एसोसिएशन ने अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रेमशंकर को कृषि विषयक एक निबंध पढ़ने के लिए निमंत्रित किया। प्रेमशंकर आनंद से फूले न समाये। बड़ी खोज और परिश्रम से एक निबंध लिखा और लखनऊ पहुंचे। केसरबाग में इस उत्सव के लिए एक विशाल पंडाल बनाया गया था। राय कमलानंद इस सभा के मंत्री चुने गए थे। मई का महीना था, गर्मी खूब पड़ने लगी थी। मैदानों में भी संध्या समय तक लू चला करती थी। घर में बैठना नितांत दुस्सह था। रात के 8 बजे प्रेमशंकर राय साहब के निवास स्थान पर पहुंचे। राय साहब ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। वो इस समय अपने दीवान खाने के पीछे एक छोटी सी कोठरी में बैठे हुए थे। ताक पर एक धुंधला सा दीपक जल रहा था। गर्मी इतनी थी कि जान पड़ता था अग्निकुंड है, पर इस आग की भट्ठी में राय साहब एक मोटा ऊनी कंबल ओढ़े हुए थे। उनके मुख पर विलक्षण तेज था और नेत्रों से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। प्रतिभा और सौम्यता की सजीव मूर्ति मालूम होते थे। उनका शारीरिक गठन और दीर्घकाया किसी पहलवान को भी लज्जित कर सकती थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। बगल में एक चांदी का प्याला और गड़ुआ रखा हुआ था। तख्ते के एक ओर 2 मोटे ताजे जवान बैठे पंजा लड़ा रहे थे और उसकी दूसरी ओर 3 कोमलांगी रमणियां वस्त्राभूषणों से सजी हुई विराज रही थीं। इंद्र का अखाड़ा था, जिसमें इंद्र, कालेदेव और अप्सराएं सभी अपना अपना पार्ट खेल रहे थे। प्रेमशंकर को देखते ही राय साहब ने उठकर बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। उनके बैठने को एक कुर्सी मंगाई और बोले, क्षमा कीजिए, मैं इस समय देवोपासना कर रहा हूं, पर आपसे मिलने के लिए ऐसा उत्कंठित था कि एक क्षण का विलंब भी न सह सका। आपको देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। सारा संसार ईश्वर का विराट स्वरूप है। जिसने संसार को देख लिया, उसने ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया। यात्रा अनुभूत ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। कुछ जलपान के लिए मंगाऊं? प्रेम, जी नहीं, अभी जलपान कर चुका हूं। राय साहब, समझ गया, आप भी जवानी में बूढ़े हो गए। भोजन आहार का यही पथ्यापथ्य विचार बुढ़ापा है। जवान वो है जो भोजन के उपरांत फिर भोजन करे, ईंट पत्थर तक भक्षण कर ले। जो एक बार जलपान करके फिर नहीं खा सकता, जिसके लिए कुम्हड़ा बादी है, करेला गर्म, कटहल गरिष्ठ, उसे मैं बूढ़ा ही समझता हूं। मैं सर्वभक्षी हूं और इसी का फल है कि 60 वर्ष की आयु होने पर भी मैं जवान हूं। ये कहकर राय साहब ने लोटा मुंह से लगाया और कई घूंट गटगट पी गए। फिर प्याले में से कई चमचे निकालकर खाए और जीभ चटकाते हुए बोले, ये न समझिए कि मैं स्वादेंद्रिय का दास हूं। मैं इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बनकर रहता हूं। ये दमन करने का साधन मात्र है। तैराक वो है जो पानी में गोते लगाए, योद्धा वो है जो मैदान में उतरे। वबा से भाग कर वबा से बचने का कोई मूल्य नहीं। ऐसा आदमी वबा की चपेट में आकर फिर नहीं बच सकता। वास्तव में रोग विजेता वही है जिसकी स्वाभाविक अग्नि, जिसकी अंतरस्थ ज्वाला रोग कीटों को भस्म कर दे। इस लोटे में आग की चिंगारियां हैं, पर मेरे लिए शीतल जल है। इस प्याले में वो पदार्थ है जिसका एक चमचा किसी योगी को भी उन्मत्त कर सकता है, पर मेरे लिए सूखे साग के तुल्य है। आजकल यही मेरा आहार है। मैं गर्मी में आग खाता हूं और आग ही पीता हूं। मैं शिव और शक्ति का उपासक हूं। विष को दूध घी समझता हूं। जाड़े में हिमकणों का सेवन करता हूं और हिमालय की हवा खाता हूं। हमारी आत्मा ब्रह्मा का ज्योति स्वरूप है। उसे मैं देश और काल, इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त रखना चाहता हूं। आत्मा के लिए पूर्ण अखंड स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। मेरे किसी काम का कोई निर्दिष्ट समय नहीं। जो इच्छा होती है करता हूं। आपको कोई कष्ट तो नहीं है? आराम से बैठिए।
प्रेम, बहुत आराम से बैठा हूं। राय साहब, आप इस त्रिमूर्ति को देखकर चौंकते होंगे, पर मेरे लिए ये मिट्टी के खिलौने हैं। विषयासक्त आंखें इनके रूप लावण्य पर मिट्टी हैं। मैं उस ज्योति को देखता हूं जो इनके घट में व्यापक है। बाह्य रूप कितना ही सुंदर क्यों न हो, मुझे विचलित नहीं कर सकता। वो भकुए हैं जो गुफाओं और कंदराओं में बैठकर तप और ध्यान के स्वांग भरते हैं। वो कायर हैं, प्रलोभनों से मुंह छिपाने वाले, तृष्णाओं से जान बचाने वाले। वे क्या जाने कि आत्म स्वातंत्र क्या वस्तु है। चित्त की दृढ़ता और मनोबल का उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ। वो सूखी पत्तियां हैं जो हवा के एक झोंके से जमीन पर गिर पड़ती हैं। योग कोई दैहिक क्रिया नहीं है। आत्मशुद्धि, मनोबल और इंद्रिय दमन ही सच्चा योग, सच्ची तपस्या है। वासनाओं में पड़कर अविचलित रहना ही सच्चा वैराग्य है। उत्तम पदार्थों का सेवन कीजिए, मधुर गान का आनंद उठाइए, सौंदर्य की उपासना कीजिए, परंतु मनोवृत्तियों का दास न बनिए। फिर आप सच्चे वैरागी हैं। दोनों पहलवानों से, पंडा जी तुम बिल्कुल बुद्धू ही रहे। ये महाशय अमेरिका का भ्रमण कराए हैं, हमारे दामाद हैं। इन्हें कुछ अपनी कविता सुनाओ, खूब फड़कते हुए कवित्र हों। दोनों पंडे खड़े हो गए और स्वर मिलाकर एक कवित्त पढ़ने लगे। किंतु कवित्त क्या था? अपशब्दों का पोथा और अश्लीलता का अविरल प्रवाह था। एक एक शब्द बेहयाई और बेशर्मी में डूबा हुआ। मुंहफट भाण भी लज्जास्पद अंगों का ऐसा नग्न, ऐसा घृणोत्पादक वर्णन न कर सकते होंगे। कवि ने समस्त भारतवर्ष के कबीर और फाक का इत्र, समस्त कायस्थ समाज की वैवाहिक गजलों का सत, समस्त भारतीय नारी वृंद की प्रथा प्रणीत गालियों का निचोड़ और समस्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों के अपशब्दों का जौहर खींचकर रख दिया था। और ये गंदे कवित्त इन पंडों के मुंह से ऐसी सफाई से निकल रहे थे मानो फूल झड़ रहे हैं। राय साहब मूर्तिवत बैठे थे। हंसी का तो कहना क्या, होठों पर मुस्कुराहट का चिन्ह भी न था। तीनों वैश्याओं ने शर्म से सिर झुका लिया, किंतु प्रेमशंकर हंसी को न रोक सके। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। पंडों के चुप होते ही समाजियों का आगमन हुआ। उन्होंने अपने साज मिलाए, तबले पर थाप पड़ी, सारंगियों ने स्वर मिलाए और तीनों रमणियां एक ध्रुपद अलापने लगीं। प्रेमशंकर को स्वर लालित्य का वही आनंद मिल रहा था जो किसी गंवार को उज्ज्वल रत्नों को देखने से मिलता है। इस आनंद में रसज्ञता न थी, किंतु मर्मज्ञ राय साहब मस्त हो होकर झूम रहे थे और कभी कभी स्वयं गाने लगते थे। आधी रात तक मधुर अलाप की तानें उठती रहीं। जब प्रेमशंकर ऊंघ ऊंघ कर गिरने लगे तब सभा विसर्जित हुई। उन्हें राय साहब की बहुज्ञता और प्रतिभा पर आश्चर्य हो रहा था। इस मनुष्य में कितना बुद्धि चमत्कार, कितना आत्मबल, कितनी सिद्धि, कितनी सजीवता है और जीवन का कितना विलक्षण आदर्श। दूसरे दिन प्रेमशंकर सोकर उठे तो 8 बजे थे। मुंह हाथ धोकर बरामदे में टहलने लगे कि सामने से राय साहब एक मुश्किल घोड़े पर सवार आते दिखाई दिए। शिकारी वस्त्र पहने हुए थे, कंधे पर बंदूक थी। पीछे पीछे शिकारी कुत्तों का झुंड चला आ रहा था। प्रेमशंकर को देखकर बोले, आज किसी भले आदमी का मुंह देखा था, एक वार भी खाली नहीं गया। निश्चय कर लिया था कि जलपान के समय तक लौट आऊंगा। आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि कितनी दूर से आ रहा हूं? पूरे 20 मील का धावा किया है। 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोता। मालूम है ना, आज 3 बजे जलसा शुरू होगा। प्रेम, जी हां, डेलीगेट लोग आ गए होंगे। राय हंसकर, मुझे अभी तक कुछ खबर नहीं है और मैं ही स्वागत काढ़नी समिति का प्रधान हूं। मेरे मुख्तार साहब ने सब प्रबंध कर दिया होगा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि वहां क्या कहूंगा। बस मौके पर जो कुछ मुंह में आएगा बक डालूंगा। प्रेम, आपकी सूझ बहुत अच्छी होगी। राय, जी हाँ, मेरे एसोसिएशन में ऐसा कोई नहीं जिसकी सूझ अच्छी न हो। इस गुण में एक से एक बढ़कर हैं। कोषाध्यक्ष महाशय को आय व्यय का पता नहीं, पर सभा के सामने वो पूरा ब्यौरा दिखा देंगे। यही हाल औरों का भी है। जीवन इतना अल्प है कि आदमी को अपने ही ढोल पीटने से छुट्टी नहीं मिलती। जाति का मजीरा कौन बजाए? प्रेम, ऐसी संस्थाओं से देश का क्या उपकार होगा? राय, उपकार क्यों नहीं? क्या आपके विचार में जाति का नेतृत्व निरर्थक वस्तु है? आजकल तो यही उपाधियों का सदर दरवाजा हो रहा है। सरल भक्तों का श्रद्धास्पद बनना क्या कोई मामूली बात है?
बेचारे जाति के नाम पर मरने वाले सीधे सादे लोग दूर दूर से हमारे दर्शन को आते हैं, हमारी गाड़ियां खींचते हैं, हमारी पदरज को माथे पर चढ़ाते हैं। क्या ये कोई छोटी बात है? और फिर हम में कितने ही जाति के सेवक ऐसे भी हैं जो सारा हिसाब मन में रखते हैं। उनसे हिसाब पूछिए तो वो अपनी तौहीन समझेंगे और इस्तीफे की धमकी देंगे। इसी संस्था के सहायक मंत्री की वकालत बिल्कुल नहीं चलती, पर अभी उन्होंने 20,000 का एक बंगला मोल लिया है। जाति से ऐसे भी लेना है, वैसे भी लेना है, चाहे इस बहाने से लीजिए चाहे उस बहाने से लीजिए। प्रेम, मुझे अपना निबंध पढ़ने का समय कब मिलेगा? राय, आज तो मिलता नहीं, कल गार्डन पार्टी है। हिज एक्सीलेंसी और अन्य अधिकारी वर्ग निमंत्रित हैं। सारा दिन उसी तैयारी में लग जाएगा। परसों सब चिड़ियां उड़ जाएंगी, कुछ गिने गिनाए लोग रह जाएंगे। तब आप शौक से अपना लेख सुनाइएगा। यही बातें हो रही थीं कि राजा इंद्र कुमार सिंह का आगमन हुआ। राय साहब ने उनका स्वागत करके पूछा, नैनीताल कब तक चलिएगा? राजा साहब, मैं तो सब तैयारियां करके चला हूं, यहीं से हिज एक्सीलेंसी के साथ चला जाऊंगा। क्या मिस्टर ज्ञानशंकर नहीं आए? प्रेम, जी नहीं, उन्हें अवकाश नहीं मिला। राजा, मैंने समाचार पत्रों में आपके लेख देखे हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप कृषि शास्त्र के पंडित हैं, पर आप जो प्रस्ताव कर रहे हैं वो यहाँ के लिए कुछ बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। हमारी सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। जगह जगह पर प्रयोगशालाएं खोली, सस्ते दामों में बीज बेचती है, कृषि संबंधी आविष्कारों का पत्रों द्वारा प्रचार करती है। इस काम के लिए कितने ही निरीक्षक नियुक्त किए हैं, कृषि के बड़े बड़े कॉलेज खोल रखे हैं, पर उनका फल कुछ न निकला। जब वो करोड़ों रुपए व्यय करके कृतकार्य न हो सकी तो आप 2 लाख की पूंजी से क्या कर लेंगे? आपके बनाए हुए यंत्र कोई सेंत भी न लेगा। आपकी रासायनिक खादें पड़ी सड़ेंगी। बहुत हुआ तो आप 5-7 सैकड़े मुनाफा दे देंगे। इससे क्या होता है? जब हम 2-4 कुएं खुदवाकर पटवारी से मिलकर कर्मचारियों का सत्कार करके आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो ये झंझट कौन करे? प्रेम, मेरा उद्देश्य कोई व्यापार खोलना नहीं है। मैं तो केवल कृषि की उन्नति के लिए धन चाहता हूं। संभव है आगे चलकर लाभ हो, पर अभी तो मुनाफे की कोई आशा नहीं। राजा, समझ गया, ये केवल पुण्य कार्य होगा। प्रेम, जी हाँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपने लेखों में और इस निबंध में भी यही बात साफ साफ कह दी है। राजा, तो फिर आपने श्री गणेश करने में ही भूल की। आपको पहले इस विषय में लाट साहब की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए थी, तब 2 की जगह आपको 10 लाख बात की बात में मिल जाते। बिना सरकारी प्रेरणा के यहाँ ऐसे कामों में सफलता नहीं होती। यहाँ आप जितनी संस्थाएं देख रहे हैं उनमें किसी का जन्म स्वाधीन रूप से नहीं हुआ। यहाँ की यही प्रथा है। राय साहब, यदि आपको हिज एक्सीलेंसी से मिला दें और उनकी आप पर कृपा दृष्टि हो जाए तो कल ही रुपयों का ढेर लग जाए। राय, मैं बड़ी खुशी से तैयार हूं। प्रेम, मैं इस संस्था को सरकारी संपर्क से अलग रखना चाहता हूं। राजा, ऐसी दशा में आप इस एसोसिएशन से सहायता की आशा न रखें। कम से कम मेरा यही विचार है। क्यों राय साहब? राय, आपका कहना व्यर्थ है। प्रेम, तो फिर मेरा निबंध पढ़ना व्यर्थ है। राजा, नहीं, व्यर्थ नहीं है। संभव है आप इसके द्वारा आगे चलकर सरकारी सहायता पा सकें। हाँ राय साहब, प्रधान जी का जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है ना, वो तीसरे पहर की गाड़ी से आने वाले हैं। प्रेमशंकर निराश हो गए। ऐसी सभा में अपना निबंध पढ़ना अंधों के आगे रोना था। वो 3 दिन लखनऊ रहे और एसोसिएशन के अधिवेशन में शरीक होते रहे, किंतु ना तो अपना लेख पढ़ा और न किसी ने उनसे पढ़ने के लिए जोर दिया। वहां तो सभी अधिकारियों के सेवा सत्कार में ऐसे दत्तचित्त थे मानो बारात आई हो, बल्कि उनका वहां रहना सबको अखरता था। सभी समझते थे कि ये महाशय मन में हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लोगों को किसी गुप्त रीत से मालूम हो गया था कि ये स्वराज्यवादी हैं। इस कारण से किसी ने उनसे निबंध पढ़ने के लिए आग्रह नहीं किया। यहां तक कि गार्डन पार्टी में उन्हें निमंत्रण भी न दिया। ये रहस्य लोगों पर उनके आने के 1 दिन पीछे खुला था, नहीं तो कदाचित उनके पास लेख पढ़ने का आदेश पत्र भी न भेजा जाता। प्रेमशंकर ऐसी दशा में वहां क्यों कर ठहरते। चौथे दिन घर चले आए। 2-3 दिन तक उनका चित्त बहुत खिन्न रहा, किंतु इसलिए नहीं कि उन्हें आशातीत सफलता न हुई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सहायता के लिए रईसों के सामने हाथ फैलाकर
अपने स्वाभिमान की हत्या की। यद्यपि अकेले पड़े पड़े उनका जी बहुत उकताता था, पर इसके साथ ही ये अवस्था आत्मचिंतन के बहुत अनुकूल थी। निस्वार्थ सेवा करना मेरा कर्तव्य है। प्रयोगशाला स्थापित करके मैं कुछ स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहता था। कुछ लाभ होता, कुछ नाम होता। परमात्मा ने उसी का मुझे ये दंड दिया है। सेवा का क्या यही एक साधन है? मैं प्रयोगशाला के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं? बिना प्रयोगशाला के भी कृषि संबंधी विषयों का प्रचार किया जा सकता है। रोग निवारण क्या सेवा नहीं है? इन प्रश्नों ने प्रेमशंकर के सदुत्साह को उत्तेजित कर दिया। वो प्रायः घर से निकल जाते और आसपास के देहातों में जाकर किसानों से खेतीबाड़ी के विषय में वार्तालाप करते। उन्हें अब मालूम हुआ कि यहाँ के किसानों को जितना मूर्ख समझा जाता है, वे उतने मूर्ख नहीं हैं। उन्हें किसानों से कितनी ही नई बातों का ज्ञान हुआ। शनैः शनैः वो दिन दिन भर घर से बाहर रहने लगे। कभी कभी दूर के देहातों में चले जाते, 2-2, 3-3 दिनों तक ना लौटते। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।